हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्क्रीन पर आपके पास है एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। अमूमन लोग इसको सॉल्व करते हैं तो उनका आंसर गलत ही आता है। प्यारे बच्चों, इसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि किसी का भी बेसिक स्ट्रेंथ पता कैसे करते हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ पता करने के लिए हम हमेशा कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए कि RNH2 है, हमें इसका बेसिक स्ट्रेंथ जानना है। हमने इस पर प्रोटोनेशन किया और क्या बन गया, RNH3 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस बेस का ये कॉन्जुगेट एसिड है। तो कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, बेस का बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। तो जो की लाइन निकल के आया कि टू चेक द बेसिक कैरेक्टर ऑफ एनी बेस वी विल ऑलवेज चेक द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एसिड। तो प्यारे बच्चों, एक छोटी बात और समझ लो। अगर हम ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन की बात करें, एनिलीन है, उसके ऑर्थो पोजीशन पर मान लो कोई X मौजूद है, तो इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो एक्सेप्शनली लो होता है। कैसे, जरा मैं बताता हूँ। इस पर लोन पेयर मौजूद है और जब हम प्रोटोनेशन करेंगे तो लोन पेयर इस H+ को लेगा, यानी कि नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वही H+ के पास चला जाएगा। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं H+ नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, या नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर की वजह से H+ को ले लेगा। दोनों का मतलब एक ही है और ये कॉन्जुगेट एसिड बना करके तैयार कर देगा। प्यारे बच्चों, अब जरा देखो, प्रोटोनेशन के दौरान अगर हम लोग देखें तो ये इस हिस्से का जो साइज है वो बढ़ रहा है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ऐड हो गया। अगर इसका साइज बढ़ रहा है तो साइज बढ़ने की वजह से ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट और NH3+ के बीच में जो रिपल्शन होगा प्यारे बच्चों, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रिपल्शन बढ़ने से ओवरऑल प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक, क्योंकि पूरी दुनिया में जहां भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वहां रिपल्शन वर्क कर रहा होता है। अब अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगा, यानी कि इसकी H+ लेने की टेंडेंसी घट जाएगी, यानी कि बेसिक कैरेक्टर या हम जो बोलते हैं बेसिक स्ट्रेंथ, ये घट जाएगा। क्या सीखा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट किसी भी एनिलीन के बेसिक कैरेक्टर को मिनिमाइज कर देता है। प्यारे बच्चों, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। जरा देखिए कि ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें मालूम है कि ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, मिनिमाइज कर देता है। तो हम फट से सबसे पहले कह देंगे कि जो पहला वाला मॉलिक्यूल है उसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है सबसे कम है। आगे हम देखेंगे ये -I तो दिखाएगा बट +M नहीं दिखाएगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पर लगा हुआ ग्रुप मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं दिखाता है। इसकी अगर हम बात करें तो ये -I और +M दोनों दिखाएगा, क्योंकि जो पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर मौजूद है तो वहां पर +M दिखाने की पॉसिबिलिटी है। प्यारे बच्चों, अब हमने देखा कि किसी भी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए या किसी भी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखते हैं। इन सिमिलर वे किसी भी बेस का बेसिक स्ट्रेंथ देखने के लिए कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी देखते हैं। चलो, तो अब हम लोग इन सबका क्या बनाएंगे, कॉन्जुगेट क्या बनाएंगे, एसिड। अगर हम इनका कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे तो नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड कब बनेगा, जब ये H+ ले लेगा। तो चलो हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा लेते हैं। आप अंडरस्टूड रखना कि यहाँ पर एक नया क्या आ चुका है, H आ चुका है, ठीक है। अब जरा देखो प्यारे बच्चों, किसी भी पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी तब बढ़ती है जब उसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया जाए। बिल्कुल सही बात है ना, अगर किसी चीज की कमी है तो उसे कुछ दोगे तब तो वो कमी पूरी होगी ना। पता लगे कमी है और उससे ले भी ले रहे हो, तो ऐसी स्थिति में स्टेबिलिटी मिनिमाइज कर जाएगी। तो प्यारे बच्चों, फिर से मैं बोलता हूं, किसी भी पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी, जब उसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया जाए। तो यहां देखो, रिंग को ये +M से दे रहा है और -I से ले रहा है, तो +M -I के सामने बहुत ज्यादा डोमिनेंसी दिखाता है, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच रिंग तीसरी वाली है। तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगी, तो कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी यहां सबसे ज्यादा होगा, इसलिए तीसरे वाले का बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। अब बचा बेटा कौन सा, ये सेकेंड एंड फोर्थ। सेकेंड में जरा देखो, ये देने के बजाय इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये वाला रिंग इसे कम दे पाएगा, क्योंकि इससे लगातार इलेक्ट्रॉन की खिंचाई चल रही है। तो जब इससे खिंचाई चल रही तो ये इसको सप्लाई नहीं कर पाएगा, यानी ये ओवरऑल डीस्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ OCH3 कॉन्जुगेट एसिड को स्टेबलाइज कर रहा था, यहाँ डीस्टेबलाइज कर रहा है। अगर डीस्टेबलाइज कर रहा है तो हम
दूसरे और चौथे में कम से कम कोई नहीं देने वाला है तो लेने वाला भी तो नहीं है ना, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगा। बट यहाँ पे देने के बजाय लेने वाला मौजूद है, यानी कि ये डिस्टेबलाइज कर रहा है, यहाँ एटलीस्ट कोई डिस्टेबलाइज तो नहीं कर रहा। तो 3 के बाद किसका नंबर आ जाएगा 4, और 4 के बाद किसका नंबर आ जाएगा 2। ऐसा हमें लगेगा क्योंकि पैटर्न वाइज ऐसा ही हम करते आए हैं, और हमारा आंसर हो जाएगा गलत। जब हमारा आंसर गलत हो जाएगा तो हमको ध्यान से सोचना पड़ेगा वो गलती कहाँ है, मैं बता देता हूँ पहले और दूसरे में। तीसरे और फोर्थ तक तो बात चलेगी, क्योंकि जब जब -m इफेक्ट वाले आंसर ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं तब तो आंसर इसी हिसाब से आता है, लेकिन यहाँ +m वाला है इसलिए आंसर बदल जाएगा। प्यारे बच्चों जरा देखो दूसरे और पहले को गौरपूर्वक जब देखो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, पहले का बेसिक स्ट्रेंथ दूसरे से ज़्यादा होगा। क्यों, ये बात मैं आपको थोड़ा अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। माना कि यहाँ कॉन्जुगेट एसिड की साइज बढ़ेगी और रिपल्शन वर्क करेगा, बट ये सेम टाइम +m इफेक्ट से रिंग को इलेक्ट्रॉन भी तो सप्लाई कर रहा है। यानी कि अगर हम देखें तो इसके कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी 2 फैक्टर पे डिसाइड हो रही है। कौन कौन सा? एक तो रिपल्शन लग रहा है भयंकर, बिल्कुल, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। बट उसी समय ये -i और +m लगा रहा है, +m डोमिनेंट इफेक्ट है, तो ये रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा तो रिंग इसको अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर पाएगी। यानी कि रिपल्शन की वजह से तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, कम, लेकिन मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। तो मीजोमेरिक रिपल्शन को भी क्या कर देता है, ओवरकम कर देता है, और इसलिए ये जो है इन दोनों में किसका ऑर्डर ज़्यादा हो जाता है, 1 का बेसिक स्ट्रेंथ 2 से ज़्यादा हो जाता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। शायद अगर आप मेरी बात को ना समझ पा रहे हो तो मैं एक दूसरा एग्जाम्पल यही झट से लिख देता हूँ तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे पैटर्न वाइज आंसर की बात करें, एक मैंने छोटी सी वीडियो बना भी रखी है, तो पैटर्न वाइज जब आंसर करोगे, मान लो तुमसे कोई पूछे कि इसका बेसिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, ये मैंने आपके सामने 4 मॉलिक्यूल पलक झपकते बना दिए, तो भाई इसका तो वही होगा जैसे तुमने ये जवाब दिया था, फट से आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इस ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगा। ये -i, ये -i और -m लगाएगा, तो ये सबसे ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। तो 1 के बाद सबसे घटिया कौन हो गया, तीसरा, फिर सबसे घटिया कौन हो गया, दूसरा, और सबसे टॉप का कौन हो गया, चौथा। तो करेक्ट ऑर्डर आ गया, यानी कि ऑर्थो पोजीशन पर एनिलीन में लगा हुआ सब्स्टिट्यूएंट उसके बेसिक कैरेक्टर को घटाता है। हाँ, ये बात यहाँ पे सच साबित होगी। बट जब इस मॉलिक्यूल को तुम डील करोगे तो यहाँ देखो इनके -m इफेक्ट थे, तो उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ ये रिपल्शन की वजह से भी डिस्टेबलाइज कर रहा था और -m की वजह से भी डिस्टेबलाइज कर रहा था। बट यहाँ रिपल्शन की वजह से थोड़ा गला प्रॉब्लम में है, रिपल्शन की वजह से तो डिस्टेबलाइज करेगा, बट +m की वजह से क्या कर देगा, स्टेबलाइज। तो उम्मीद करता हूँ मैं जो बात आप तक पहुँचाना चाहता था वो आप तक पहुँचा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी इसे बच्चा अटेम्प्ट करता है तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि उसका आंसर गलत ही आता है। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।